साथियों नमस्कार। राजविज्ञा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता पूर्व काल से लेकर एनईपी 2020 तक भारत की शिक्षा व्यवस्था एवं विकास यात्रा। साथियों, आप हमारा यह वीडियो पूरा देखें। इस वीडियो में दी गई जानकारी से टीटी में लगभग 10 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं और भविष्य की परीक्षाओं में भी पूछे जाने के पूरी संभावना है। हालांकि हमारा यह वीडियो प्रश्नोत्तर फॉर्मेट में नहीं है, लेकिन फिर भी इस भाग से आपको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, स्वतंत्रता पूर्व भारत में शिक्षा व्यवस्था, इसे हम प्री इंडिपेंडेंस कहेंगे। भारत में स्वतंत्रता पूर्व जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें सबसे पहले हम प्राचीन काल की बात कर लें तो प्राचीन काल में जो व्यवस्था थी वह थी गुरुकुल व्यवस्था, जिसमें चरित्र निर्माण और जीवन उपयोगी शिक्षा पर यह आधारित थी। दूसरा मुख्य बिंदु यहाँ पर यह था कि यह शिक्षा पूर्णतः मुफ्त थी, समाज और धर्म पर आधारित थी। इसके बाद देख लें, यह शिक्षा व्यवहारिक, शारीरिक, नैतिक शिक्षा को महत्व देती थी। उस समय लड़कियों की शिक्षा बहुत सीमित हुआ करती थी, पर फिर भी विद्या देवी के रूप में सम्मानित होती थी। इसके बाद हम मध्यकाल की बात कर लें तो मध्यकाल आने तक भारत की जो शिक्षा व्यवस्था बदली, उसमें कुछ बदलाव हुए वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें मदरसा और मकतब प्रणाली विकसित की गई। यहाँ पर दो शब्द आए हैं, मदरसा और मकतब। तो मदरसा जो था वह छोटे बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे और इसके बाद जो किशोरावस्था से आगे की जो शिक्षा व्यवस्था थी वह मकतब में दी जाती थी। यहाँ धार्मिक शिक्षण किया जाता था और फारसी अरबी भाषा में ज़्यादा जोर दिया जाता था। अगला बिंदु, प्रशासनिक नौकरियों के लिए ये शिक्षा केंद्र हुआ करते थे। मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था के बाद भारत में ब्रिटिश काल स्थापित हुआ और ब्रिटिश काल में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले ब्रिटिश काल में शिक्षा व्यवस्था की क्या क्या समस्याएं थी, इस पर हम दृष्टि डाल लेते हैं। पहली जो यहाँ पर समस्या थी वह थी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्लर्क तैयार करना था। साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आपने भारत का इतिहास जरूर पढ़ा होगा, तो भारत के इतिहास में जो ब्रिटिश काल था वहाँ पर जो अंग्रेज थे वह उच्च पदों पर सिर्फ अंग्रेजों को ही पदस्थ किया करते थे, क्योंकि भारतीयों को निकृष्ट दृष्टि से देखते थे। अतः उनके कार्यालयों में जो निम्न कार्य थे या निचले स्तर के कार्य थे वे भारतीयों से करवाते थे। इसलिए उनकी शिक्षा व्यवस्था का जो मूल उद्देश्य था वह था केवल क्लर्क तैयार करना। अगला बिंदु जो है वह यह है अंग्रेजी माध्यम थोपना और स्थानीय भाषाओं की उपेक्षा। तो ब्रिटिश काल में जो स्कूल हुआ करते थे उन स्कूलों में अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजी माध्यम थोपा गया और स्थानीय भाषाओं की उपेक्षा की गई। ब्रिटिश काल की एक और समस्या, यहाँ पर शिक्षा तक पहुँच सीमित, ज़्यादातर शहरों और उच्च वर्ग तक सीमित। तो साथियों, ब्रिटिश काल में जो शिक्षा की व्यवस्था थी यह शिक्षा व्यवस्था केवल और केवल शहरों और उच्च वर्ग तक ही सीमित थी। साथियों, उस समय शिक्षकों की स्थिति बहुत कमज़ोर थी और प्रशिक्षित शिक्षक भी बहुत कम थे। साथियों, सबसे बड़ी समस्या लड़कियों, दलित और आदिवासी समाज शिक्षा से उपेक्षित रहता था। अब ब्रिटिश काल में भारतीय शिक्षा व्यवस्था में कुछ प्रमुख सुधार भी किए गए। अब वे कौन कौन से सुधार हैं यह जान लेते हैं। सबसे पहले जो शिक्षा व्यवस्था का सुधार किया गया वह है वुड डिस्पैच। आपने पढ़ा होगा, यदि आपने बीएड और डीएड किया है तो वुड डिस्पैच आपने ज़रूर पढ़ा होगा। तो वुड डिस्पैच में क्या कहा गया है, इन मुख्य बिंदुओं को देख लेते हैं। सबसे पहले तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। साथियों,
यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड डिस्पैच के द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो मुख्य रूप से कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में 1857 में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। इसके बाद शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की शुरुआत की गई। जैसे कि आप जानते हैं, ब्रिटिश काल में शिक्षक प्रशिक्षित नहीं हुआ करते थे, तो उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की शुरुआत भी की गई। इसके बाद प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा का ढांचा तैयार किया गया। ब्रिटिश कंपनी के द्वारा भारतीय शिक्षा में जो दूसरा सुधार किया गया वह था हंटर कमीशन। हंटर कमीशन 1882 में लागू किया गया और उस समय भारत में इसके कर्ता धर्ता लॉर्ड रिपन थे। इसके द्वारा जो सुधार किए गए उसमें सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा को जिला परिषदों को स्थानांतरित कर दिया गया। प्राइमरी एजुकेशन पर पहला गंभीर अध्ययन किया गया कि प्राइमरी एजुकेशन को कैसे सुधारा जाए। इसके बाद लड़कियों और आदिवासी शिक्षा पर सुझाव दिया गया, क्योंकि इसके पहले लड़कियां और आदिवासी समाज शिक्षा से वंचित रहता था, लेकिन अब उनकी शिक्षा के लिए भी सुझाव दिया गया। तीसरा सुधार जो कि 1902 में किया गया वह लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया और इन्होंने इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन की स्थापना की। इसके तहत विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण बढ़ाया गया, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने का दावा किया गया। इसके बाद चौथा सुधार सैडलर कमीशन जो 1917 से 1919 के बीच में बना। यह मुख्यतः कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं को दूर करने के लिए बनाया गया। हालांकि प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है सैडलर कमीशन कब लागू हुआ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सैडलर कमीशन 1917 से 1919 के बीच में कार्यरत था। इसके बाद इसी कमीशन ने 10+2+3 शिक्षा प्रणाली पर सुझाव दिया। इसके बाद शिक्षा प्रशिक्षण व अनुसंधान पर भी जोर दिया गया। अगला सुधार जो हुआ वह था हार्टोग कमेटी, यह 1929 में बनाई गई। इस कमेटी का जो मुख्य कार्य था वह था प्राथमिक शिक्षा की खराब गुणवत्ता पर चिंता, कम पढ़ो अच्छा पढ़ो की नीति, शिक्षक प्रशिक्षण को अनिवार्य करने की अनुशंसा। इसके पश्चात शिक्षा की व्यवस्था पर सार्जेंट रिपोर्ट प्रेषित की गई, यह 1944 में आई। इसके तहत सार्वभौमिक मुफ्त प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव दिया गया। आगामी 40 वर्ष में शिक्षा विस्तार की योजना बनाई गई। आज की शिक्षा संरचना की आधारशिला यहीं से रखी गई। साथियों, इसके पूर्व हमने जितने भी बिंदु देखे उनमें से कम एक या दो प्रश्न अनिवार्य रूप से टीईटी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब चलते हैं स्वतंत्रता के बाद भारत की शिक्षा व्यवस्था 1947 से 2020 तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत 1947 में अंग्रेजों से आज़ाद हो चुका था और उस समय भारतीय शिक्षा की जो प्रारंभिक दशा थी वह कैसी थी, यहाँ हम उसे जान लेते हैं। सबसे पहले तो देश में कम साक्षरता थी, कम विद्यालय थे और प्रशिक्षित शिक्षक भी बहुत कम थे। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूलों की कमी थी। केंद्र व राज्य स्तर पर शिक्षा का अलग अलग विकास हुआ था। शिक्षकों का सम्मान कम हो चुका था और प्रशिक्षण की सुविधाएं भी सीमित हो गई थी। तो साथियों, भारत की शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए भारत सरकार ने कुछ उपाय भी किए हैं। उन उपायों को देख लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद मुख्य शिक्षा आयोग एवं समितियां। अब स्वतंत्रता पश्चात कौन कौन से मुख्य शिक्षा आयोग बनाए गए हैं और कौन कौन सी समितियां बनाई गई हैं, इनको लेकर बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला बिंदु है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसे हम राधा कृष्णन कमीशन 1948-49 भी कहते हैं।
अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी हुए। इनका उद्देश्य क्या था? उच्च शिक्षा में सुधार करना। कौन कौन से सुझाव दिए इन्होंने? इन्होंने जो सुझाव दिए हैं वह है विश्वविद्यालयों में स्वायत्तता, यानी विश्वविद्यालय की स्वतंत्रता पर ज़्यादा जोर दिया गया। सामान्य शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा पर भी जोर दिया। शिक्षकों की प्रतिष्ठा बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। परीक्षा सुधार की आवश्यकता पर भी जोर दिया। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदालियर कमीशन बनाया गया, जो 1952-53 में आया। इसके भी मुख्य निम्नलिखित हैं। माध्यमिक शिक्षा की संरचना, सुधार एवं सुझाव। पहला है विषयगत धारा। मानविकी, विज्ञान व व्यवसाय में इन्होंने ज़्यादा जोर दिया। फिर पाठ्यक्रम में व्यवहारिक विषय जोड़े गए। मार्गदर्शन एवं परामर्श सेवा समितियां बनाई गई। शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार किया गया। इसके बाद तीसरा कमीशन आया है शिक्षा आयोग, जिसे हम कोठारी कमीशन कहते हैं, 1964 से 66। साथियों, इसके पूर्व दो कमीशन हमने देखा, एक मुदालियर कमीशन और एक विश्वविद्यालय आयोग या यूनिवर्सिटी कमीशन, राधाकृष्णन कमीशन। साथियों, आप ध्यान रखेंगे ये दोनों ही कमीशन स्वतंत्रता के तत्काल पश्चात आए थे। कृष्णन कमीशन विश्वविद्यालयीन शिक्षा के लिए बनाया गया, जबकि मुदालियर कमीशन माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए बनाया गया। इसके बाद तीसरा है शिक्षा आयोग, जिसे हम कोठारी कमीशन भी कहते हैं, 1964 से लेकर 66। अध्यक्ष थे DS कोठारी और यह सबसे महत्वपूर्ण आयोग भी रहा है। इसके मुख्य सुझाव है 10+2+3 प्रणाली को लागू करना। 10+2+3 प्रणाली क्या है? तो 10 का अर्थ है कक्षा 10वीं, +2 का अर्थ है 11th और 12th। इसके बाद +3 का मतलब है स्नातक कक्षाएं। इस कमीशन ने शिक्षा पर GDP का 6% खर्च करने का सुझाव भी दिया। फिर इसने सामान्य विद्यालयीन प्रणाली को लागू करने का सुझाव दिया। समान शिक्षा अवसर दिए गए, जिसमें बालक और बालिकाओं दोनों को समान शिक्षा अवसर के लिए जोर दिया गया। शिक्षक को राष्ट्र निर्माता मानने का सिद्धांत बनाया गया। मूल्य शिक्षा, कार्य शिक्षा पर जोर दिया गया। भाषा नीति, त्रिभाषा सूत्र यहाँ पर लागू किया गया। साथियों, यह त्रिभाषा सूत्र क्या है? त्रिभाषा सूत्र, इसके अंतर्गत 3 भाषाओं को पढ़ाने पर जोर दिया गया है, जिसमें पहली भाषा उसकी मातृभाषा या स्थानीय भाषा होगी, दूसरी भाषा भारत की राजभाषा हिंदी होगी, और तीसरी भाषा वह जो पढ़ेगा वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी पर जोर दिया गया। अब भारत की शिक्षा व्यवस्था को और सुधारने के लिए कुछ शिक्षा नीतियां भी बनाई गई हैं, जिसमें पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी 1968 में। तो यह शिक्षा नीति कोठारी आयोग पर आधारित थी, जिसके अध्यक्ष DS कोठारी रहे हैं। इसके मुख्य प्रावधान है त्रिभाषा सूत्र लागू करना, विज्ञान शिक्षा पर जोर, शिक्षक प्रशिक्षण विस्तार करना और प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना। अगली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी वह थी 1986 और इसमें संशोधन किया गया 1992 में। इसके जो मुख्य लक्ष्य थे, शिक्षा को आधुनिक बनाना। इसके महत्वपूर्ण प्रावधान निम्नलिखित हैं। सबसे पहले ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, विद्यालयों में न्यूनतम सुविधाएं। साथियों, यह ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है, इसे जान लेते हैं। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत जो शिक्षक अप्रशिक्षित थे उनको इस नीति के तहत प्रशिक्षित किया गया और उन्हें DLED और D.ED की उपाधियां प्रदान की गई। इसी समय नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई। महिला शिक्षा पर जोर दिया गया। SC और ST के साथ साथ CWSN बच्चों पर भी विशेष ध्यान दिया गया। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए डाइट्स की स्थापना की गई। आप सभी जानते हैं डाइट्स
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान हुआ करते हैं। ECC आंगनवाड़ी को मजबूती दी गई। इसी समय आंगनवाड़ियाँ भी खुली। नई कार्य शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया। इसके पश्चात सबसे महत्वपूर्ण जो नीति या एक्ट बनाया गया वह था शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT एक्ट 2009। इसके कुछ प्रावधान देख लेते हैं। सबसे पहला प्रावधान इसके अंतर्गत था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा मौलिक अधिकार होगी। EWS बच्चों के लिए 25% आरक्षण अशासकीय विद्यालयों में दिया जाएगा। बिना रोक टोक या नो डिटेंशन पॉलिसी लागू की गई। शिक्षक छात्र अनुपात PTR लागू किया गया। गुणवत्ता मानक जिसमें भवन, शौचालय, पेयजल और मध्याह्न भोजन पर विशेष ध्यान दिया गया और इसी के तहत प्रशिक्षण रहित शिक्षकों को TT अनिवार्य कर दिया गया। साथियों, भारत की जो नवीनतम शिक्षा नीति है वह है 2020, जिसे हम NEP 2020 के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत इसे भारत की शिक्षा व्यवस्था में सबसे व्यापक सुधार माना जाता है। इसकी जो संरचना है उसे जान लेते हैं। इसकी संरचना है 5+3+3+4 प्रणाली लागू। साथियों, NEP 2020 के आधार पर जो शिक्षा प्रणाली लागू की गई है वह है 5+3+3+4। अब 5+3+3+4 क्या है, इसे हम बहुत शॉर्ट में जान लेते हैं। इस प्रणाली को हमने बहुत ही विस्तार से समझाया है। आप हमारे चैनल पर जाकर इसका डिटेल वीडियो देख सकते हैं। इसे हम शॉर्ट में जान लेते हैं। 5 से यहाँ पर तात्पर्य है कक्षा नर्सरी से लेकर क्लास 2 तक। नर्सरी, LKG, UKG, क्लास 1 और क्लास 2, इस प्रकार से ये 5 कक्षाएं 5 को दर्शाती हैं। इसके बाद क्लास 3rd, 4th और 5th 3 को दर्शाती हैं। इसके पश्चात क्लास 6, 7th और 8th 3 को दर्शाती हैं और क्लास 9 to 12 4 को दर्शाती हैं। इसके पश्चात ECCE फाउंडेशनल लर्निंग पर विशेष ध्यान देता है। विद्यार्थियों के हित में कुछ सुधार किए गए हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। बोर्ड परीक्षा का दबाव कम किया गया है। मल्टीपल एंट्री एग्जिट विकल्प लागू किया गया है। साथियों, अब ये मल्टीपल एंट्री एग्जिट क्या है इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि NEP 2020 लागू कर दी गई है। इसके आधार पर महाविद्यालयीन और विश्वविद्यालयीन शिक्षा में कुछ सुधार भी किए गए हैं। जिस प्रकार से जब आपने पढ़ा होगा उस समय स्नातक स्तर पर 3 साल हमें पढ़ाई करनी होती थी, चाहे आप कला संकाय में पढ़ें, चाहे आप विज्ञान संकाय में पढ़ें, चाहे किसी और संकाय में आप पढ़ें। इसके बाद 2 वर्ष आपको परास्नातक करना पड़ता था, जिसे हम मास्टर डिग्री कहते हैं। लेकिन उस समय यह व्यवस्था थी कि यदि कोई स्नातक कक्षा में पढ़ रहा है और उसने 2 साल पढ़ लिया है, उसके बाद मजबूरी के कारण उसे स्नातक कक्षाओं को छोड़ना पड़ा, तो वह बिना डिग्री के कक्षाएं छोड़ देता था और यदि बाद में उसे पुनः कक्षा को पूर्ण करना पड़ता था तो उसे फिर से प्रारंभिक कक्षा में एडमिशन लेना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर उसमें सुधार किया गया है। यहाँ पर सुधार यह किया गया है कि यदि कोई NEP 2020 के तहत स्नातक कक्षाओं में प्रारंभिक कक्षा में एडमिशन लेता है तो जिसे हम फर्स्ट ईयर कहते हैं, यदि वह उत्तीर्ण कर लेता है तो उसे फर्स्ट ईयर उत्तीर्ण करने के बाद एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके बाद वह सेकेंड ईयर यदि क्रॉस कर लेता है या सेकेंड ईयर पास कर लेता है तो उसे जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा उसे हम डिप्लोमा कहेंगे। इसके बाद यदि वह फाइनल ईयर भी उत्तीर्ण कर लेता है तो उसे स्नातक की डिग्री दे दी जाएगी। साथ ही यदि वह बीच की कक्षाओं में पढ़ाई छोड़ देता है और पुनः पढ़ाई करना चाहता है, पुनः उस कक्षा में
एडमिशन ले सकता है और अपनी डिग्री पूर्ण कर सकता है। इसी पद्धति को मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का विकल्प कहते हैं। अगला जो प्रावधान है वह है कौशल आधारित शिक्षा। मातृभाषा में शिक्षा कक्षा 5 तक। यहाँ पर सबसे बड़ा जो प्रावधान किया गया है वह है कक्षा 5 तक अब बच्चे को मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाएगी। पाठ्यक्रम बहुत लचीला बनाया गया है जिसमें आर्ट्स और साइंस साथ साथ में बच्चे पढ़ सकते हैं। जी हाँ साथियों, यहाँ पर बहुत अच्छा प्रावधान किया गया है। यदि कोई छात्र अपने मानविकी विषयों के साथ साथ यदि विज्ञान और गणित के कोई विषय पढ़ना चाहता है तो उसे छूट होगी। इसके पूर्व में यह व्यवस्था नहीं थी। यदि कोई साइंस का विद्यार्थी है तो वह साइंस फैकल्टी में पढ़ता था और कोई यदि मानविकी या आर्ट्स का विद्यार्थी है तो वह अपने आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ता था। बैंक ऑफ क्रेडिट ABC की स्थापना की गई। डिजिटल शिक्षा दीक्षा ई-कंटेंट उपलब्ध है। इसके आधार पर शिक्षक ऑनलाइन प्रशिक्षण ले सकते हैं। शिक्षक के हितों में सुधार किया गया। शिक्षक शिक्षा 4 वर्षीय कर दी गई है जिसे समग्र B.Ed कहते हैं। जैसे किसी विद्यार्थी को यहाँ पर मानविकी से स्नातक करना हो तो उसे BA B.Ed साथ में करना होगा। कोई यदि विज्ञान से करना चाहे तो उसे BSc B.Ed साथ में करना होगा। राष्ट्रीय शिक्षक मानक NPST की स्थापना की गई। इसके बाद सतत व्यावसायिक विकास जिसे हम CPD कहते हैं, इसकी स्थापना। तकनीकी प्रशिक्षण ICT की स्थापना की गई जिसमें सक्षम शिक्षक अध्यापन कराते हैं। TET प्लस व्यावहारिक प्रशिक्षण। साथियों, यहाँ पर शिक्षकों के लिए TET अनिवार्य है और साथ ही उसे कक्षा का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। शिक्षक को सम्मान मेरिट बेस्ड कैरियर प्रोग्रेशन लागू किया गया। अब साथियों, स्वतंत्रता से आज तक शिक्षा में जो मुख्य सुधार हैं उसके कुछ सारांश भी हम यहाँ देख लेते हैं। विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से पहला है मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा RT 2009 के प्रावधान के अनुसार। गुणवत्ता सुधार CC और FLN मिशन। स्कूल अवसान में कमी। इसके तहत शालाओं में विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ी है और ठहराव भी बढ़ा है। मध्याह्न भोजन योजना। विद्यार्थियों के नामांकन और ठहराव के लिए मध्याह्न भोजन योजना लागू की गई जो कि सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। बच्चों के वृद्धि के लिए छात्रवृत्ति, साइकिल, ड्रेस और मुफ्त पुस्तक की योजनाएं लागू की गई हैं। डिजिटल लर्निंग भी लागू है। NEP 2020 में तनाव मुक्त और कौशल आधारित शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। अब शिक्षक के दृष्टिकोण से भी देख लेते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का विकास किया गया है जिसमें डाइट, CTE और IASE का भी प्रावधान किया गया है। यहाँ पर मुख्यतः TET अनिवार्य कर दी गई है जो NCTE के दिशा निर्देशों के आधार पर लागू की गई है। वेतनमान व कैडर में भी सुधार किया गया है। ICT आधारित शिक्षा दी जा रही है। CPD NPST के माध्यम से पेशेवर विकास किया गया है। अंत में NEP में मेरिट बेस्ड प्रमोशन दिया जाएगा। साथियों, इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।